अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। सेठ जी के घर गए 2 हफ्ते बीत चुके हैं। शायद सेठ जी मेरी राह देख रहे होंगे। एक कहानी है गंगापुर नाम के एक गांव की, जहाँ पर हरिया नाम का एक धोबी रहता था। वैसे गंगापुर एक बहुत ही छोटा सा गांव था और उसे चारों ओर से छोटी छोटी पहाड़ों ने घेरा था। गांव की आबादी बहुत ही कम थी। बस गांव में पहुंचने के लिए एक छोटी सी सड़क थी और गांव के आसपास का इलाका बिल्कुल भी बंजर था। गांव के आसपास कोई नदी या तालाब नहीं था, इसीलिए जिस किसी को भी गंदे कपड़े धोने होते तो वो हरिया धोबी के पास दे देते थे। फिर हरिया सारे गंदे कपड़े किसी और जगह ले जाकर उन्हें धो सुखाकर वापस लौटाता था। अच्छा हुआ हरिया, तुम वक्त पर आ गए। मैं तो तुम्हारी राह कब से देख रहा था। अब जल्दी से एक कपड़े लेकर जाओ और अच्छे से साफ करके लौटा देना। और ध्यान रहे, इसमें से एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जी मालिक, परसों तक सारे कपड़े धो सुखाकर वापस लौटाता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पैसे भी परसों ही लेकर जाना। जाओ, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। उन दिनों गर्मी का मौसम था और दोपहर का वक्त था। गर्मी से सभी पशु पक्षी तथा मनुष्य भी हैरान थे। उसी सेठ जी के घर के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की छाया बहुत ही घनी और बेहद ही ठंडी थी। गर्मी के मौसम में पेड़ की छाया में बैठने का मजा ही कुछ और था। लेकिन गांव का कोई भी आदमी उस पेड़ की छाया के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसके पीछे कारण ये था कि वह पीपल का पेड़ उसी सेठ जी का था, जो कि बहुत ही लालची तथा कंजूस था। वैसे सेठ जी एक व्यापारी था और गांव में उसका बहुत बड़ा दुकान था। वह उस पेड़ को अपनी संपत्ति समझता था और किसी को भी अपने पेड़ की छांव के नीचे बैठने की इजाजत नहीं देता था। इस जानलेवा गर्मी से मानो शरीर में से प्राण निकलते जा रहे हैं। गला एकदम सा दुखता जा रहा है। ऐसा करता हूँ, इस कड़ी धूप से बचने के लिए कुछ देर इस ठंडी छांव में आराम करता हूँ, मजा आ जाएगा। वैसे सेठ जी ने अगर देख भी लिया तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि कई सालों से मैं उनके घर काम भी करता हूँ। चलो, इतना सोचकर हरिया धोबी पेड़ के नीचे आराम करने आगे बढ़ा। ठंडी ठंडी हवा लगने पर जल्दी ही हरिया को नींद लग गई और वो खर्राटे मारने लगा। अरे ओ हरिया, उठ जल्दी से। जैसे ही सेठ जी हरिया को पेड़ की छांव के नीचे सोया देखता है, आग बबूला हो जाता है। तुझे इस जगह पर सोने की इजाजत किसने दी? माफ कर दीजिए मालिक, मैं बहुत ही थका हुआ था। सोचा कुछ देर इस पीपल की ठंडी छांव के नीचे आराम कर लूं, इसलिए कुछ देर इसके नीचे बैठ गया। परंतु देखते ही देखते कब मुझे आग लग गई पता ही नहीं चला। नालायक, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। सारा गांव जानता है कि ये पीपल का पेड़ मेरा है और मैंने आज तक किसी को इस पेड़ के नीचे रुकने की इजाजत नहीं दी है। परंतु मालिक, मैं तो आपके घर के कपड़े बरसों से धो रहा हूँ। मेरा बाप भी आपकी सेवा करता था। अगर थोड़ा सा वक्त मैंने आपके पेड़ के नीचे आराम कर लिया तो आपका क्या नुकसान है? मेरे काम के बदले में उतना तो हक मुझे मिलना चाहिए। अगर तुम हमारा काम करते हो तो उसके बदले में तुम्हें पैसे भी मिलते हैं। क्या तुम फोकट में तो काम नहीं करते? तुम्हें एक पल भर भी इस छांव के नीचे आराम करने का अधिकार नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मालिक, क्या आप इस पेड़ की छांव की भी कीमत मुझसे वसूल करोगे? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है और मैं क्यों न करूं, मुझे पूरा अधिकार है। दरअसल सेठ जी को पैसा कमाने का एक नया रास्ता मिल गया था। अच्छा तो ठीक है, क्या कीमत है तुम्हारे इस पेड़ की छांव की? अगर तुम मेरे इस पीपल के पेड़ की छांव खरीदना चाहते हो तो तुम्हें पूरे 1000 सोने के सिक्के मुझे देने होंगे। इसमें एक पाई कम नहीं होगी। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर धोबी हैरानी के मारे उछल पड़ा। कुछ समय तक सोचने के बाद हरिया बोला, सेठ जी, यह रकम तो बहुत ही ज्यादा है। मैं तो इस पेड़ की छांव के बदले में आपको ज्यादा से ज्यादा 200 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। नहीं, मैंने जितना बोला है उसमें एक भी पाई कम नहीं करूँगा। कुछ समय के लिए दोनों में इस बात पर बहस हो गई। सेठ जी हरिया से ज्यादा रकम हासिल करने पर बैठा था और दूसरी तरफ हरिया उस पेड़ की छांव के बदले में सेठ जी को ज्यादा से ज्यादा रकम देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था।
तो ठीक है सेठ जी, मैं ज्यादा से ज्यादा 500 सोने के सिक्के इस पेड़ की छाव के बदले में आपको दे सकता हूँ। अगर आपको ये रकम मंजूर नहीं है तो बताओ, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम्हारी यह पेशकश मुझे मंजूर है। सेठ जी मन ही मन में बहुत ही खुश था इस बात के लिए कि मुफ्त में ही इतनी बड़ी रकम हाथ में आ रही है। ऐसा करते हैं, कल गांव के सरपंच के सामने एक लिखित समझौते पर हम दोनों अपने अपने हस्ताक्षर कर लेंगे। गांव के सरपंच के सामने ही तुम मुझे 500 सोने के सिक्के दे देना और उसके बाद से इस पेड़ की छाव तुम्हारी। ठीक है सेठ जी, तो हम कल मिलते हैं। इतना कहकर धोबी अपने गधे को लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ चला गया। सेठ जी मन ही मन में बहुत ही खुश था। वो सोच रहा था कि आखिर पेड़ की छाव की भी कोई कीमत होती है क्या। जिस पेड़ की छाव के नीचे आज तक ना तो वो खुद ना ही उसका परिवार बैठा था, मुफ्त से आने वाली रकम से वो बहुत ही खुश था। ऐसा करता हूँ, जैसे ही 500 सोने के सिक्के मिल जाते हैं, तुरंत ही मैं उन रुपयों से अपने लिए एक नई जमीन खरीद लेता हूँ। मैंने तो हरिया को कितनी आसानी से फंसाया है और वो मूर्ख मेरी बातों में फंस भी गया। सुनो भाग्यवान, मुझे अपने सोने के गहने दे दो। मैं उन्हें गिरवी रखकर सुनार से कुछ रकम लेना चाहता हूँ। इतनी बड़ी रकम की एकदम से क्या जरूरत आ गई? दरअसल बात ऐसी है कि सेठ जी के घर के बाहर जो पीपल का पेड़ है, मैं उस पेड़ की छाव खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही है, बाहर गर्मी बहुत पड़ चुकी है। मैं इस गर्मी से बचने के लिए उस पेड़ की छाव के नीचे आराम करना चाहता हूँ। हरिया की ऐसी बातें सुनकर हरिया की पत्नी सावित्री चौंक सी गई। ऐसी बेवकूफी मत करो। क्या किसी ने आज तक पेड़ की छाव खरीदी भी है? अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने गहनों से भी हाथ धो बैठोगे। एक बार पेड़ की छाव खरीद तो लोगे, परंतु दोबारा तुमसे वही पेड़ की छाव कोई खरीद नहीं लेगा। इससे अच्छा उसी गहनों के पैसों से नई जमीन खरीद लो। नहीं नहीं, मैं तो फैसला कर चुका हूँ। मैं तो उस छाव को खरीद कर ही रहूँगा। मेरा तो कहना ये है कि जेवरात बेचकर जमीन खरीद लेना, उसमें अच्छी फसल उगाकर उन पैसों से तुम अमीर आदमी बन सकते हो। देखो भाग्यवान, पहली बात तो ये है कि मैं एक धोबी हूँ और मुझे सिर्फ यही काम आता है। मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेतों में हल चलाना, बीज बोना और फसल बेचना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं 10 साल खेत में काम करके जितनी रकम नहीं कमा सकता, उतनी रकम मैं अगले 6 महीने में कमा लूंगा। फिर तुम्हारे गहने भी वापस तुम्हें लौटा दूंगा। हरिया की पत्नी समझ गई कि हरिया का इरादा अब बदलने वाला नहीं है। ज्यादा बहस करने से अच्छा उसने अपने गहनों की पोटली हरिया के पास दे दी। तुरंत ही हरिया ने उन गहनों के बदले में सुनार से 500 सोने के सिक्के ले लिए और चल पड़ा। अगले दिन हरिया धोबी सरपंच के घर समझौते के कागज पर अपने हस्ताक्षर करने पहुंच तो गया, लेकिन उसके आने से पहले चालाक सेठ जी पहुंच चुका था। सेठ जी ने पहले से ही उस कागज पर लिखा हुआ था कि वह अपने पीपल की पेड़ की छाव सोने के 500 सिक्कों के बदले हरिया धोबी को बेच रहा है और उन दोनों में से जो भी आदमी ये समझौता तोड़ देगा तो तोड़ने वाले आदमी को तुरंत ही दूसरे आदमी को 1000 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। इस तरह से हरिया ने 500 सोने के सिक्कों के बदले पीपल की पेड़ की छाव व्यापारी से खरीद ली। तो ये ठीक रहेगा। अब मैं इस गर्मी के मौसम में मैंने खुद खरीदी पेड़ की छाव में आराम से सो सकता हूँ। इतना सोचकर धोबी उस पेड़ की छाव के नीचे खटिया पर आराम से सो जाता है। उसी वक्त हरिया धोबी का गधा जोर जोर से गला फाड़कर चिल्लाने लगा। अरे ये कौन सी मुसीबत है। ये हरिया का गधा कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहा है, ठीक से सोने भी नहीं दे रहा है। गधे का ये शोर शराबा सेठ जी के लिए सिर का दर्द बन गया। जैसे जैसे आसमान में सूरज की दिशा बदलती, वैसे वैसे पेड़ की छाव भी बदलती रहती। इसी कारण हरिया अपनी खटिया और गधा सेठ जी के घर के एकदम सामने लाकर रखता है।
अरे भाग्यवान, जरा धीमी आवाज से बात किया करो, कहीं वो हरिया हमारी सारी बातें सुनकर गांव भर फैला न दे। इस तरह से अब हरिया धोबी गांव के और कुछ लोगों को लेकर पेड़ की छांव में बैठता था। वो सारे मिलकर जोर जोर से बातें करते थे। इससे ये हुआ कि आज तो इस हरिया से बात करनी ही पड़ेगी। ये रोज रोज का शोर शराबा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगता है तुम मेरे घर पर भी कब्जा करना चाहते हो। तुम्हारा वो बेसुर गधा और तुम्हारे साथियों की वजह से हमारे आराम और काम में रुकावट आ रही है। मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो छाव के नीचे ही बैठा हूँ। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की दिशा में जाता है, वैसे वैसे पेड़ की छाव तुम्हारे घर के सामने आ जाती है। मैं इससे आगे कभी नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, बस तुम तुम्हारी हद पार ना करो। शेठ जी उस समय तो चुप रहा, पर अंदर से अंदर बहुत ही बेचैन था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से वो कैसे छुटकारा पा सके। अरे ये क्या, आज तो चमत्कार हो गया। आज हरिया कहीं पर दिखाई दे नहीं रहा। लगता है मेरे ऊपर से मुसीबत चली गई। हे ऊपर वाले, ऐसी ही कृपा बना कर रखना। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। धोबी का पता कहीं पर भी नहीं था और एक तरफ सेठ जी बहुत ही खुश था। पर कहते हैं ना, बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती, और वैसा ही हुआ। सामने का दृश्य जब शेठ जी देखता है तो मानो उसके हृदय पर बिजली का कड़ा प्रहार हो जाता है। ये सब देखकर शेठ जी गुस्से से लाल हो गया। तुमने ये क्या तमाशा लगा कर रखा है? ये तमाशा नहीं है मालिक, ये सब मेरे पशु है। मैं इन्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि मेरे घर पर इन्हें रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसीलिए अब ये सब मेरे साथ ही इस पीपल की छांव में रहेंगे। हरिया की ऐसी बातें सुनकर सेठ जी गुस्से से पागल हो गया। वो तो ठीक है, पर तुम इन्हें मेरे जमीन पर कैसे रख सकते हो? मैंने तो सिर्फ पेड़ की छांव बेची है, जमीन नहीं। आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, परंतु मैं तो सिर्फ पेड़ की छांव का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप अपनी जमीन किसी दूसरी जगह पर ले जाइए। मेरी जमीन तो यहीं पर रहेगी, बस तुम अपनी छांव को कहीं और जगह ले जाओ तो ठीक है। अगर ऐसा ही है तो मैं यह पीपल का पेड़ भी मेरे साथ ले जाऊंगा, क्योंकि यह छांव तो उसी वृक्ष की है। नहीं, मैं अपने बाप दादा ने लगाए पेड़ को तुम्हें इतनी आसानी से नहीं काटने दूंगा। इतना कहकर शेठ जी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो इस विषय पर आपकी सलाह क्या है? तुम ऐसा करो, यह समझौता तोड़ दो, यही ठीक रहेगा। तो ठीक है, मैं कल ही गांव के सरपंच के पास जाकर यह समझौता तोड़ देता हूँ। इस तरह समझौता तोड़ने पर शेठ जी को जुर्माना 1000 सोने के सिक्के हरिया धोबी को देने पड़े।